दोस्तों, जय हिंद। सूबेदार तोमर फ्रॉम ग्वालियर, एडवोकेट एमपी हाई कोर्ट ग्वालियर। दोस्तों, मेरा चैनल सर्विंग सोल्जर्स, पूर्व एक्स सर्विसमैन, हमारे पूर्व सैनिकों के साथ होने वाले अत्याचार, उनके साथ भेदभाव, उनके साथ तरह तरह के, उनके साथ जो आज दिन तक भारत सरकार की कुछ नीतियों की वजह से, कुछ और ज़्यादातर हमारे डिफेंस ऑफिसर्स की अंग्रेजी मानसिकता द्वारा जो आज हमारे पूर्व सैनिक और सर्विंग सोल्जर्स की जो दयनीय हालत हो गई है, उनको उनका दर्जा सिविल के एक पियोन से भी नीचे हो गया है। उनको सारे सर्विस के दौरान उनके कल्याण, उनके ड्यूटी हावर्स, उनकी एंटरटेनमेंट, उनको और जो मानवीय अधिकार, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स आर्मी में कुछ कर्टेल किए गए हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स हमारे कानूनन उन पर रोक लगी हुई है सर्विंग सोल्जर्स की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सैनिक अधिकारी, डिफेंस ऑफिसर्स जो अंग्रेजी मानसिकता, इंग्लिश मैन मेंटालिटी के तहत, जैसे अंग्रेज अफसर गुलाम भारत में भारतीय सैनिकों को कुचलते थे, वही सेम कंडीशंस आज भी सेम टू सेम हमारे भारतीय अफसर, आज भारतीय जवान भी इस स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक है, उसके साथ वही गुलामों जैसी प्रथा चालू किए हुए हैं या चलाए जा रहे हैं, या द सेम स्कीम्स आर बीइंग प्रिवेल्ड इन आर्मी। जेसीओआर को वहाँ पे किसी भी तरह का उनको अपना व्यू रखने की छूट नहीं है। जवानों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, क्या गलत काम हो रहा है, दे आर नॉट फ्री टू स्पीक फ्रीली because Army Act 1950, the sections of which are very strict, उन जो सेक्शंस हैं उनको मिसयूज किया जा रहा है, उनकी धाराओं को। आर्मी एक्ट 1950 जो कि एक रिप्लिका है इंडियन आर्मी एक्ट 1911 की, जो अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को गुलाम रखने के लिए, उनको गुलामों के ऊपर कैसे इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए, उसके लिए बनाया था। उसको इन्होंने, भारतीय अफसरों ने, इंडियन डिफेंस अफसर्स ने 1950 में भारत सरकार को, चूंकि देश नया स्वतंत्र हुआ था, तो हमारे पॉलिटिशियंस को कुछ भी उस समय अफरा तफरी में उन्होंने उस 1911 के अधिनियम को, इंडियन आर्मी एक्ट 1911, उसको हूबहू छोटा मोटा कॉस्मेटिक चेंज करके आर्मी एक्ट 1950 बना दिया। देयर इज नथिंग, ईच एंड एवरी सेक्शंस हैव बीन कॉपीड फ्रॉम देयर विदाउट एनी चेंज, ओनली कॉस्मेटिक चेंज, नथिंग एल्स। जो एक गुलामों के लिए कानून था, वो स्वतंत्र देश में हमारे जेसीओआर के ऊपर लाद दिया गया। उसकी सारी धाराएं ऑफिसर्स के तरफ टिल्ट थी, उनकी मतलब उनका पूरा दारोमदार जो भी है सारे ऑफिसर्स के फेवर में था। नेचुरली है आर्मी ऑफिसर्स ने जानबूझकर इस कानून में बदलाव न करके सारी पावर्स को उनके फेवर में जाती थी, इसलिए उसको राजनीतिज्ञों के थ्रू
आर्मी एक्ट को पार्लियामेंट में उसको पास करवा दिया। चूंकि 1950 में देश ताजा ताजा स्वतंत्र हुआ था, नया नया स्वतंत्र हुआ था, किसी की तरफ इसका ध्यान नहीं गया। लेकिन आज समय आ गया है उस आर्मी एक्ट 1950 में बदलाव किए जाएं। बिना बदलाव के हमारे आर्मी ऑफिसर्स, डिफेंस ऑफिसर्स मानने वाले नहीं हैं। इनकी सेना की हर एक टुकड़ी में या हेडक्वार्टर में या कहीं भी जहां सेना होती है, वहां आर्मी ऑफिसर्स जेसीओआर के प्रति बहुत ही गलत बर्ताव कर रहे हैं। उनके साथ भेदभाव, उनके साथ अन्याय, उनके साथ अनटचेबल जैसा व्यवहार और उनके किसी भी उनके जो उनके लिए जो मानवाधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। कुछ मानवाधिकारों पे रोक है, हमें पता है। सैनिकों पे कुछ मानवाधिकार पे बंदिश लगी हुई है और होनी भी चाहिए, लेकिन उन बंदिशों का उसका मतलब ये नहीं है कि ऑफिसर्स जेसीओ और जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हों, जो गलत काम कर रहे हों, जो करप्शन कर रहे हों, जो मिसयूज ऑफ पावर का कर रहे हों, जवान के साथ उसको प्रकाश में नहीं आना चाहिए, वो लाइट में आना चाहिए। गवर्नमेंट के लेवल पे उसका सारे समाज को, सारी कंट्री को मालूम होना चाहिए कि वहाँ डिफेंस ऑफिसर्स कर क्या रहे हैं। इन्होंने सीक्रेसी के नाम पे गेट बंद किए हुए हैं और उस सीक्रेसी के नाम पे 24 घंटे जवानों को है ना, उनको न तो प्रॉपर रेस्ट मिलता है, ना उनको रेस्ट दिया जाता है। प्रॉपर रूल्स के मुताबिक उनको एंटरटेनमेंट होना चाहिए, उनका प्रॉपर उनके खाने पीने की सारे सिस्टम को तरीके से होना चाहिए। लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि अगर कोई मुंह खोलता है इनके कुकर्मों के प्रति, इनके करप्शन के प्रति, तो ये लोग उसको बड़ी ही बेरहमी से कुचल देते हैं। उसको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देके, आर्मी एक्ट में बड़ा क्रूर सेक्शन है, उसमें कहीं किसी विटनेस की जरूरत नहीं है, किसी और किसी की जरूरत नहीं है। एक सीओ आर्मी का और 2 अफसर मिलके उस जवान या जेसीओ की चटनी बना देते हैं। चटनी बना देने का मतलब यहाँ मेरा कहने का मतलब उसको इतना बेरहम पनिशमेंट देते हैं, उसका एग्जाम्पल बना देते हैं, जिससे कि दूसरे जो जवान या जेसीओ किसी और की इनके गलत कामों को के प्रति कोई अपना, इनकी गलत कामों के प्रति अपना मुंह ना खोल पाए। इसकी वजह से इन लोगों ने, हमारे डिफेंस ऑफिसर्स ने अपना एक अलग, दे हैव मेड ए सेपरेट स्पेस, nobody can challenge them. Government is least worried about JCOR because government is not, गवर्नमेंट को दूसरे काम बहुत है। वो तो इनकी फीडबैक जो है जाती है कि हम जवानों को ये दे रहे हैं, हम जवानों को वो दे रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सब चीज़ की सुविधा है, गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज़ का रूल्स रेगुलेशन बना हुआ है, बट दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स इन लेटर एंड स्पिरिट। टोटली मिसयूज करके ये काम चला रहे हैं। अब रही बात दूसरी तरफ आता हूँ, आईएमए से जो ऑफिसर्स पासिंग आउट होता है, इनको एक चित्तौड़ मोटो नामक एक अंग्रेज अफसर है, उसके 3 सूत्र उसने बनाए थे, उसकी कसम दिलाई जाती है। वो चित्तौड़ मोटो क्या है मैं आपको बताता हूँ। उस चित्तौड़ मोटो में लिखा है कि सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ कंट्री कम फर्स्ट। समझ रहे सर?
सेफ्टी, ऑनर, वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम फर्स्ट। सेकंड मोटो है ऑनर, वेलफेयर एंड कंफर्ट ऑफ द मैन दे कमांड कम नेक्स्ट। दूसरा मोटो यह है कि आप जिन लोगों के ऊपर आप कमांड कर रहे हैं उनका ऑनर, वेलफेयर एंड कंफर्ट आपको उन अपने 24 घंटे आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। राइट। थर्ड मोटो क्या है? योर ओन इज कंफर्ट एंड सेफ्टी कम लास्ट। देखिए जरा, उस अंग्रेज अफसर ने कितने 3 हाईएस्ट तरीके का मोटो बनाया हुआ था, जिसका मतलब होता है कि आप कंट्री के बारे में सबसे पहले आप सोचेंगे। कंट्री का वेलफेयर, ऑनर आपके दिमाग में सबसे पहले होना चाहिए। दूसरा, आप जिन जवानों के ऊपर आप कमांड कर रहे हैं उनका वेलफेयर, उनका ऑनर, उनकी सेफ्टी के बारे में आप 24 घंटे दूसरा प्रायोरिटी देंगे। थर्ड प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी है कि आप अपने बारे में आखिरी में सोचेंगे। बट इन रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग? टोटल रिवर्स कर दो इसको, टोटल इस मोटो को रिवर्स कर दीजिए। दे आर गिविंग फर्स्ट प्रायोरिटी टू देयर वेलफेयर, टू देयर ईज, टू देयर कंफर्ट, टू देयर सेफ्टी, इंक्लूडिंग देयर फैमिली। ये उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है, अपने बारे में सारी चीज सोचना। सेकंड प्रायोरिटी है देश के बारे में, चूंकि मजबूरी है उनकी। सेकंड प्रायोरिटी देश की बारे में उनका सेकंड प्रायोरिटी है। एंड थर्ड, द वेलफेयर, ऑनर एंड सेफ्टी ऑफ द जवान्स दे कमांड इज कम्स अंडर लास्ट प्रायोरिटी इन देयर माइंड। दे आर लीस्ट वरीड। जबकि सेना में आज हमारी लगभग 1.3 मिलियन की सेना है, 13 लाख की सेना है, जिसमें कि 97% JCUR है। सारा काम फ्रॉम द जीरो टू द हाईएस्ट लेवल जवान कर रहे हैं। आर्मी ऑफिसर्स जिनकी ड्यूटी है कि हर काम को डेमो दे के वो उनको खुद दिखा के करना चाहिए, ना वो ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं। दे आर लिस्ट वरीड। दोस्तों जरा सोचिए। तीसरी बात, ये सरकार को क्या मिसगाइड करते हैं? हमेशा एक इन्होंने चलन बना लिया है। क्या चलन बना लिया है कि देश में अच्छे युवा, एक कॉम्पिटेंट यूथ फौज में अफसर नहीं बनना चाहते हैं। दे आर नॉट इंटरेस्ट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एज ऑफिसर्स। ये सबसे बड़ा झूठ इन्होंने फैलाया हुआ है और भारत सरकार को इन्होंने मिसगाइड किया, मिसलीड किया हुआ है। पॉलिटिशियंस को पता नहीं है, क्योंकि उनको अपने चुनाव, उनकी गद्दी, उनकी कुर्सी, उनका मंत्री पद लेना और इन चीज़ों में वो पब्लिक के साथ इन्वॉल्व हैं और उनको पता भी नहीं है। ये चीज़ तो मेरे जैसे लोग जो अंदर से हमारे पता है, हमारे जवान ज़्यादातर बेचारे कोई घास काटने में लगे हुए हैं, कोई गड्ढा खोदने में लगे हुए हैं, कोई गाड़ी का टायर खोल रहा है, कोई बेचारा है ना, सारा काम जो आर्मी का है ना, एक अलग ही दुनिया है, वो उसमें लगा हुआ है। उसको भी ये चीज़ें पता नहीं है। चूंकि हाई लेवल के जो स्टडी है मैं उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ। दोस्तों
हाई लेवल के काम जहाँ ऑफिसर्स, इनको मैंने गाइड किया हुआ है, एक एक चीज़ इनको बताई हुई है, और ये उन्हीं चीज़ों को मिसयूज़ करते हैं। तो अब मैं आज वापस आया तो भटकना नहीं चाहता हूँ। तो इन्होंने क्या मिसगाइड किया हो गवर्नमेंट को, कब कि जिन्यून कॉम्पिटेंट यूथ या जो है ना सेना में अफसर बनने के लिए इंडियन यूथ तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ इनको सिविल के कंपैरिजन में आर्मी ऑफिसर्स की जो सर्विंग कंडीशंस हैं, उनकी पे एंड सैलरी है और भी कंफर्ट है, वो बहुत कम है। देखा आपने कितना बड़ा षड्यंत्र है। और इसके आधार पर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स, एसएसबी जिनको बोलते हैं, हिंदुस्तान में कई शहरों में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड खुले हुए हैं, जिसका काम है इंडियन डिफेंस ऑफिसर्स को सिलेक्ट करना, जहां सेना के लिए ऑफिसर्स का सिलेक्शन किया जाता है। उनमें बैचेस के बैचेस यूथ, हाई क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड के पढ़े हुए लड़के एसएसबी में जाते हैं, और ये टोटल के टोटल 500 का बैच होगा, ये इसको पास आउट कर देते हैं। पास आउट का मतलब उसको रिजेक्ट कर देते हैं। उसमें से इनको 500 में से इतना देश की क्रीम, जिस उसी पे पढ़े हुए लड़के बड़े बड़े हाईएस्ट इंटरनेशनल कंपनी के वो बने हुए सीईओ बने हुए हैं, और पूरा देश को संभाल रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, आईआरएस में जा रहे हैं। लेकिन इनके यहाँ वो जाके वो यूथ उसको ये क्या बोलते हैं, यू आर नॉट फिट फॉर आर्मी, यू आर नॉट फिट फॉर आर्मी। और उसको पूरा का पूरा 500, 1000, ये 1 लाख यूथ गया अगर वहाँ सिलेक्शन के लिए, उसमें से 10 आदमी सिलेक्ट करते हैं। 99,990 लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। किस पे? अपने विम्स पे, अपनी मर्जी पे। कोई इनका रिटर्न वहाँ वो नहीं है, पॉलिसी नहीं है कि आप क्या चाहते। इनका सिर्फ मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिजेक्ट करो, जिससे कि डिफेंस ऑफिसर्स में डिफिशियंसी बनी रहे, ताकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिसलीड करके मिस रिप्रेजेंट कर सकें कि हमारा यूथ डिफेंस में ज्वाइन करने को तैयार नहीं है जी अफसर। इतना बड़ा देश हमारा 140 करोड़, जिसमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हर तरह का टैलेंट भरा पड़ा है। लोग सड़कों पे है ना मीनियल काम करने के लिए मजबूर हैं, और इनको टैलेंट नहीं मिल रहा हमारे डिफेंस में, सेना में अफसर बनने के लिए। कितने शर्म की बात है। इसके पीछे कारण, अब यहाँ समस्या आ जाती है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि ये डिफेंस ऑफिसर्स की डिफिशियंसी दिखाकर क्या दो अपने एम हासिल कर रहे हैं। एक तो अपने इनकम्पिटेंट भाई भतीजा, लड़का लड़की और इनके रिश्तेदारों को, जब इनका रिश्तेदार, इनका लड़का एसएसबी जाता है तो तुरंत वो सिलेक्ट हो जाता है, वो तुरंत आर्मी ऑफिसर्स के लिए फिट पाए, 100% फिट हो जाता है। आउट ऑफ 199% इनके है ना रिश्तेदार, इनके भतीजे, इनके लड़का, इनकी लड़की तुरंत वो सिलेक्ट कर दी जाती है। एक तो ये कि अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लड़का लड़की के लिए एक अपॉर्चुनिटी इन्होंने परमानेंट खोली हुई है। दूसरा, ये मिसगाइड करके कि डिफेंसियसी गवर्नमेंट आर्मी ऑफिसर्स के लिए यूथ तैयार नहीं है ज्वाइन होने के लिए, जो टैलेंटेड यूथ है।
तो गवर्नमेंट से ये अपने लिए डिमांड करते रहते हैं हमेशा, डिमांड उससे अपने गवर्नमेंट को मिसगाइड करके लिए ऑफिसर्स के लिए तरह तरह की फैसिलिटीज़ ये मांगते हैं, गवर्नमेंट देती रहती है। ये कह के कि ये कहते हैं कि नहीं तो यूथ डिफेंस में ऑफिसर्स बनने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, ये बात आप कहाँ तक सहमत है? अगर मेरी बात से सहमत है, भारत सरकार के यहाँ से कोई कमी नहीं है, हमारा सरकार बहुत अच्छी है। सारा समस्या है डिफेंस ऑफिसर्स की तरफ से ये सिस्टम चल रहा है। तो मैं भारत सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया ध्यान दीजिए, सीबीआई या जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको लगाइए, उनसे पता लगवाइए कि एक्चुअल में कंडीशन है क्या, रियलिटी है क्या। दोस्तों, आज इतना ही, मैं आज यहाँ समाप्त करूँगा। आपके संबंध में, आपके प्रति होने वाली किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए ये सूबेदार तोमर आपको प्रण लेता है कि आप हमें लिखिए, मेरे कमेंट्स में लिखिए, मुझे टेलीफोन कीजिए। मैं आपके हर प्रॉब्लम को, हर आपके सुझाव को मैं सुनने को तैयार हूँ। और आप मुझे गाइड कीजिए, आप मुझे सजेशन दीजिए कि आप और क्या चाहते हैं मेरे चैनल से। और मैं आपको रोज़मर्रा की चीज़ें तो वेलफेयर की बताऊंगा ही, जो मेरे से अगर मैंने कवर नहीं कर पाए हो, आप चाहते हो और आप समझते हो कि ऐसी चीज़ और मैं बताऊं, आप मुझे कमेंट में लिखिए, आई विल कवर दैट। ओके दोस्तों, तो आज के लिए जय हिंद। कमेंट जरूर कीजिए, लेकिन बड़े तहजीब के साथ, गाली गलौज में कुछ नहीं रखा, किसी को नहीं, ना हमारे अफसर्स को, न सरकार को, न किसी और को। गाली गलौज की भाषा, हम बड़े से बड़ी बात कह सकते हैं, कड़े से कड़े शब्द यूज कर सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ प्लीज़ दोस्तों, आपसे निवेदन है कि सूबेदार तोमर को आप सजेशन लिखिए, आपकी हर बात को 100% जवाब दिया जाएगा। ये इट इज़ माय प्रॉमिस। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।